मनी कलेक्शन करके सोनीपत के प्रोफेशनल शार्प शूटर्स को पैसे दिए और मेरी रेकी की जा रही है। ठीक है, किसी टाइम भी मेरे ऊपर फायरिंग हो सकती है, जानलेवा हमला हो सकता है और मेरी हत्या की जा सकती है। खून भी पीस गया हो कि मिर्चपुर के वाल्मीकि कम्युनिटी के युवक थे, उनको वाल्मीकि चौपाल में इकट्ठा कर पति और बच्ची को जलाया जा रहा था, तो उसने हाथ जोड़ के उसको एसएचओ को कहा कि मेरी बेटी को और पति को बचा लो। तो उसने बचाने की बजाय कहते थी, उन लोगों ने पूरे हरियाणा में उधम मचा दिया, पूरा हरियाणा के रेल मार्ग जाम कर दिए, पूरे हरियाणा के नेशनल हाईवेज जाम कर दिए, स्टेट हाईवेज जाम कर दिए। तो 3 आरोपियों को छोड़ा जाए और सोनिया गांधी छोड़ के गए यहाँ पे, उन्होंने मेरे फादर के साथ हाथापाई की। और फर्स्ट डे जब मैं उस कोर्ट में अपीयर हुआ तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आरोपियों की तरफ से 100 वकील पेश हुए थे। 100 ही आरोपी थे, 100 वकील आरोपियों की तरफ से आए। 100 वकील आरोपियों की तरफ से, 100 आरोपी थे खुद, जो पुलिस, हर आरोपी के साथ एक पुलिस वाला, तो 300 तो वकील, आरोपी और पुलिस वाले हो गए। ऊपर से उनकी भीड़ हो गई और उनके बीच में से मुझे निकल के जाना होता था। और वो जब मैं उनके बीच में से निकल के जाता था, वो मेरे को क्या क्या कहते थे मैं आपको बता भी नहीं सकता। कोई धमकी देता था, कोई गाली देता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। और जज साहब ने देखा कि सारे वकील एक ही सुर में बोल रहे हैं और मेरे से उन्होंने पूछा कंप्लेनेंट की तरफ से भी कोई है क्या? मैं मैडम। तो जज साहब ने बड़ी रिस्पेक्टफुली मुझे कहा कि आप इस साइड आइए, आप अपना पक्ष रखिए। सरकारी वकील को मेरे साथ अटैच किया और फिर हम लोगों ने फिर दिल्ली से जो हमारी एक ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क है, उसके जो वकील हैं, उन लोगों ने हमारी मदद की, वो मेरे साथ आए और हम लोगों की टीम बनी वहां पे 3-4 वकीलों की, जिन्होंने हमने ये सारा का सारा केस फाइट किया वहां पे। तो इसमें मैंने सुना था कि जो आरोपी पक्ष के वकीलों को सरकार फंड कर रही थी, मैंने सुना था आपको किसी एक पोस्ट कार्ड में। देखिए, इस केस में पहले तो आपको ये बताऊंगा कि जिस टाइम रोहिणी कोर्ट में हम फर्स्ट टाइम पेश हुए, तो उस टाइम रोहिणी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरोपियों की तरफ से पेश हुए। हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने आके कोर्ट में ये बोला कि मैं सो एंड सो हूं, बार एसोसिएशन रोहिणी का प्रेसिडेंट हूं और मैं बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मिर्चपुर के आरोपियों की तरफ से मैं उनको रिप्रेजेंट करने का आया। तो उन्होंने कहा कि आप, वकील साहब का नाम लेके बोला कि आप आरोपियों को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं या बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रिप्रेजेंट करने के लिए आया है? उन्होंने कहा जी बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। बोला बार रिप्रेजेंट कर रही है आरोपियों को। जब केस की गवाहियां शुरू होती थी तब वो इतने सारे वकील हो जाते थे कि हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था। तो जज साहब ने इस बात पर सख्त एतराज जताया, हम लोगों ने भी एतराज किया। तो जज साहब ने कहा कि जितने वकील पीड़ित पक्ष के हैं उतने ही वकील आरोपी पक्ष के होंगे, बाकी सारे वकील बाहर चले जाएंगे। तो 3 वकील हम थे, तो 3 ही उन्होंने कहा कि आप अपना 3 वकील चुन लो, वो ही कोर्ट के अंदर रहेंगे, बाकी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। तो दिल्ली के बहुत बड़े बड़े वकील जो हैं वो आरोपियों की तरफ से पेश हुए, जिनकी फीस देने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और उनकी फीस जो है वो, जो हमारे बेस्ट सोर्सेज थे, उन्होंने बताया कि इनकी फीस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पे कर रही है अंडरग्राउंड तरीके से। उस टाइम की मौजूदा जो सरकार है वो आरोपियों के वकीलों की फीस पे कर रही है जी। ये तो लोकतंत्र की हत्या नहीं इसको कहते हैं। लोकतंत्र की हत्या, थ्योरी यही है। लोकतंत्र की हत्या तो रोज हो रही है, अब क्या हो नहीं रही, अब भी हो रही है। लोकतंत्र बकाया कहां पे रह गया है? लोकतंत्र नाम की ऐसा क्यों कर रही है सरकार? उसका काम न्याय देना होता है। अगर वो दोषी है तो वो अंदर जाएंगे, अगर वो निर्दोष है तो वो बाहर आएंगे। सरकार पर जो वो पूरा एक ढांचा बनता है वो जनता की सुरक्षा के लिए बनता है। लेकिन फेलियर ये है कि एक गांव में जो आग लगा दी जाती है और एक बेटी और एक जो बुजुर्ग को उसमें जो मार दिया जाता है, सरकार का फेलियर तो यहीं आ जाता है। देखिए, सरकार का या सरकारों का फेलियर है। बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था
जब भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, बाबा साहब ने अपनी कलम से आर्टिकल 17 के तहत कह दिया था भी छुआछूत खत्म, अनटचेबिलिटी खत्म, कास्ट एट्रोसिटी खत्म, कास्ट के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। 1950 में लागू हुआ था संविधान, 2010 में मिर्चपुर कांड हो गया। 60 साल बाद भी संविधान लागू होने के बाद सरकारें ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि भाई अब दलितों को ये चिंता मुक्त नहीं होने दिया कि उनके खिलाफ कास्ट एट्रोसिटी। 60 साल के अंदर तो मैंने बहुत केस देखे हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने एक केस तो देखा है शादी का। ये सरकारों का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, और जिनके ऊपर कानून को लागू कर एजेंसीज हैं जो कानून लागू करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनका फेलियर है। और सबसे बड़ा फेलियर एससी कम्युनिटी का है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मूल रूप से मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मनुवादी ताकतें लागू करेंगी तो वो उन प्रोविजंस को लागू नहीं होने देंगी जो इनकी सुरक्षा करता है, जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। और ऐसा ही हुआ, उन प्रावधानों को लागू नहीं होने दिया जो हम लोगों को समान धारा में लाने का काम करती थी। हमको एकजुट नहीं होने दिया, जिसके चलते हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। अगर रिप्रेजेंटेशन हुआ तो हमारे पानी मार लोग विधानसभा लोकसभाओं में पहुंचे। मिर्चपुर कांड के बारे में किसी ने लोकसभा में आवाज नहीं उठाई, मिर्चपुर कांड के बारे में किसी ने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोग मौके पर आए और चले गए। उस पर भी बात करेंगे सर। उस पे भी मैं आऊंगा। तो सर, जब आपको पता चला कि इनको फंड तो सरकार कर रही है, तो आपने इन सिचुएशंस को कैसे जो टैकल किया? क्योंकि दिल्ली में भी आपको रहना पड़ता होगा, कहाँ आप रहे होंगे, किस तरह से आपने जो इन चीजों को फेस किया? देखिए, हम लोग तो उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा गया। हर तीसरे दिन उसकी हियरिंग होती थी। मैं यहाँ से अकेला अपने गनमैन के साथ रोडवेज की बस में बैठ के जाता था, मधुबन चौक उतरता था, वहां से पैदल रोहिणी कोर्ट जाता था, केस भुगता के रात को 9-10 बजे तक यहाँ पहुंचता था। गनमैन मेरे साथ रहता था हमेशा। प्रोवाइड करा दिया गया था? हाँ, मेरे को गनमैन प्रोवाइड करा दिया गया था और पहुंचता था। और जब गवाहियां हो रही थी तो उसके मिर्चपुर केस में गवाहियां शुरू कर दी थी जल्दी। और गवाहियां शुरू करने के टाइम पे जो मिर्चपुर के परिवार मिर्चपुर में रह रहे थे, तो उनको तो ऑलरेडी आरोपी पक्ष ने हाईजैक कर लिया था अपने पक्ष में गवाही देने के लिए। जो मिर्चपुर में रह रहे थे, करीब 40-50 परिवार मिर्चपुर में रह रहे थे, उनको तो उन्होंने 1 आवर कर लिया था। हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं 1 आवर कर लिया था। ठीक है, हाईजैक कर लिया था, अपने पक्ष में गवाही देने के लिए मजबूर कर दिया था, चाहे धमकी दे के किया हो, चाहे गन पॉइंट पे किया हो, चाहे पैसे दे के किया हो। लेकिन करीबन 250 परिवार तवर फार्म हाउस पे रह रहे थे। उन परिवारों को भी लगातार खाप पंचायतों के सदस्य और मिर्चपुर में जैसे भाटला सामाजिक बहिष्कार मामले में एक भाईचारा कमेटी बनी है ना, हालांकि उस भाईचारा कमेटी का नाम भाईचारा कमेटी, लेकिन उसका काम जो है वो भाईचारा तोड़ने का है, गवाहों को तोड़ने का है, केस में समझौते के लिए मजबूर करने का है। इसी तरह से सरकार ने मिर्चपुर कांड में भी एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम शांति कमेटी रखा था। ये सरकार ने बनवाई? हाँ, और वो शांति कमेटी का मकसद भी ये था कि ज्यादा से ज्यादा इस केस में 90 गवाह हैं दलित पक्ष की तरफ से, इन गवाहों को तोड़ा जाए। और ये जिम्मेदारी थी शांति कमेटी के ऊपर। वो शांति कमेटी खाप पंचायतों के मेंबर 12 खाप, 42 खाप, सर्व खाप, एंड खाप, बैंड खाप, जितनी भी खाप थी, वो सारी की सारी खापें जो थी वो इकट्ठे होकर तवर फार्म हाउस जाती थी, रुपयों का लालच देती थी। तो हमने ये बात कोर्ट को बताई कि हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है, तवर फार्म हाउस पे जाके भी हमारे लोगों को लालच दिया जा रहा है, तो इनकी दिल्ली में रहने की व्यवस्था की जाए। और इसकी जिम्मेदारी कोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दी कि इनके रहने की व्यवस्था की जाए। हम लोगों से पूछा आपने कहाँ रहना चाहते हैं? हम लोगों ने कहा हरियाणा भवन में रुक जाओ। दिल्ली में हरियाणा सरकार के भवन है, हरियाणा निवास है और बहुत सारी अच्छी जगह है दिल्ली में रुकने के लिए। लेकिन जो हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के अफसरों ने हम लोगों को रहने के लिए जो जगह रिकमेंड की, वो नरेला में एक बैगर्स होम था जहाँ पे भिखारियों को रखा जाता था। वो जगह हम लोगों को रहने के लिए थी, वहां पर हमारे गवाह रहे। बैगर होम में आपने जहाँ भिखारियों का घर होता है? बैगर्स होम में उस दिल्ली के अंदर जो भीख मांगते हैं, तो उनके लिए मैंने देखा वो बेसहारा लोग और इस तरह के लोग जो अपाहिज होते हैं, बेसहारा होते हैं, पागल होते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, उन लोगों को जहाँ पे रखा जाता था उस जगह पे मिर्चपुर के विक्टिम्स को रखा गया।
और वहाँ वहां के हालात तो बहुत खराब है, मैंने खुद देखे हुए हैं। वहां के हालात तो जेल से भी ज्यादा खराब है। जेल में तो फिर भी ह्यूमन राइट्स का हालात का ध्यान रखा जाता है, वहां तो कुछ भी नहीं था। तो वहां पे जानवरों की तरह नरक में हमारे गवाहों को रखा गया सरकार की तरफ से, और वहां पर से हम लोगों ने अपने गवाहों को ट्रांसपोर्ट करके अदालतों में लाते थे और वहां पे उनकी गवाहियां कराते थे। तो वहां पे नहीं पहुंचते थे बैगर होम में? ये बैगर होम में वहाँ पे थी। बैगर्स होम में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा थी, जिसके चलते वहां पर वो खाप पंचायत के मेंबर अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। कोशिश तो की होगी उन्होंने? हाँ, उन्होंने कोशिश की। आई आपके पास ऐसी कोई बात है कि वो कोशिश कर रहे हैं इनसे मिलने की? यहाँ पर कोशिश की थी, कोशिश करते रहे, लेकिन वो एंट्री नहीं कर पाए वहां पर। तो इस तरह के हालात थे वहां पर, और इन हालातों में हम लोगों ने गवाहियां कराई, और हमारे 5-10 जो स्टार विटनेसेस थे जिन्होंने अदालत में गवाहियों के दौरान लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम किया कि हाँ ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। और जो मृतक ताराचंद थी, उसकी वाइफ कमला देवी, उन्होंने तो 81 लोगों को आइडेंटिफाई किया, और एक लड़का था, उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं रहा, उसने 41 लोगों को आइडेंटिफाई किया। और बाद में उस लड़के की सस्पिशियस हालत में मौत भी हो गई, एक्सीडेंट में उसको उड़ा दिया गया, एक्सीडेंट का एक सीन बना के उसको उड़ा दिया गया, और उस बारे में कंप्लेंट भी की गई, एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन है ना उस केस को बंद कर दिया गया। ठीक है, बाद में 2-3 लोगों की और सस्पिशियस हालत में मौतें हुई, जिनके बारे में ये नहीं चला कि कैसे हाँ कैसे हुई। इस तरह जो मेन गवाह थे उनको भी मार दिया गया। मेन गवाह थे वो? हाँ। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस केस में जो नारनौल थाने के एसएचओ थे विनोद काजल, वो भी इस केस में आरोपी बनाए गए थे। वो क्यों बनाए इसमें? वो इस केस में आरोपी इसलिए बनाए गए थे कि पीड़िता कमला देवी, जिसके बेटी और पति की हत्या हुई थी जलाकर, उसने अपने पुलिस के सामने बयानों में यह आरोप लगाया था कि थानेदार को फोन किया गया आगजनी के समय, थानेदार आया, और आने के बाद थानेदार ने क्या किया, विनोद काजल ने, कि जितने भी मिर्चपुर के वाल्मीकि कम्युनिटी के युवक थे उनको वाल्मीकि चौपाल में इकट्ठा कर लिया, युवकों को जो सामने वालों का मुकाबला कर सकते थे, उनको वाल्मीकि चौपाल में इकट्ठा कर लिया, पीछे से उनको सिग्नल दे दिया आप अपना काम कीजिए। और ये काम किया एसएचओ ने? ये एसएचओ विनोद काजल ने। और उन लोगों ने पीछे से बस्ती जलानी शुरू कर दी, और फिर वाल्मीकि लड़कों को पता चला तो फिर वो वहां से गए और उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। और कमला देवी का यह भी आरोप था कि जब उसके पति और बच्ची को जलाया जा रहा था तो उसने हाथ जोड़ के उसको एसएचओ को कहा कि मेरी बेटी को और पति को बचा लो। तो उसने बचाने की बजाय भीड़ को ये कहा कि भाई जो करना है कर लो, 1 घंटा है तुम्हारे पास, बाद में हिसार से फोर्स आ जाएगी, उसके बाद तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात किसने सुनी थी एसएचओ की? ये कमला देवी खुद कह रही है। कमला देवी वाज आई विटनेस। कमला देवी के सामने एसएचओ ने ये बात की है। और जब वो अफरा तफरी चल रही है, वो आग जल रही है, और वो उस आग में जलते हुए घरों को, जो कमला देवी बोल रही है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि साहब जो हमारा परिवार अंदर है जो उसको बचा ले, ऐसा कमला देवी ने कहा। लेकिन एसएचओ कह रहा है कि जो 1 घंटे में जो करना है, 1 घंटा आपके पास, जो करना है आप कर लो, नहीं फिर हिसार से फोर्स आ रही है, वो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो ऐसा क्यों कर रहा था सच्चो? पुलिस का तो काम होता है बचाना। भाई मैं क्या बताऊं, लेकिन मुझे जो मिर्चपुर के लोग थे वाल्मीकि कम्युनिटी को, उन्होंने बताया कि ये मिर्चपुर का भांजा है। अच्छा। तो ये सारा का सारा वो पक्ष ले रहा था। हाँ, आरोपियों का पक्ष ले रहा था। इसी चलते उसको उसके ऊपर केस बना मिर्चपुर केस में कॉन्स्पिरेसी का। वो जेल में रहा, 2 साल तक वो जेल में भी रहा। सजा हुई इसको। तो और इस मामले में अक्टूबर 2011 में, यानी ट्रायल जो है दिल्ली ट्रांसफर हुआ था नवंबर या दिसंबर में, और उसके बाद अक्टूबर में मैडम ने, हमारी कामनी राव ने, वो केस जो है वो डिसाइड कर दिया अक्टूबर में, और उसमें 15 लोगों को कन्विक्ट किया। क्योंकि मैं इस केस में कोर्ट के अंदर भी बड़ा एक्टिव रहता था,
सामने वाले वकीलों से गर्मा गर्म मेरी आर्गुमेंट भी होती थी, बहसबाजी भी होती थी, कई बार हाथापाई की भी नौबत आ जाती थी सामने वाले वकीलों से। तो जिस टाइम जजमेंट सुनाना था जज साहब ने, तो कामली लाऊ ने मेरे को अपने स्पेशल रिटायरिंग रूम में बुलाया। उन्होंने कहा, रजत देखो, आज आई एम गोइंग टू अनाउंस माय जजमेंट। तो हो सकता है बहुत सारे लोग बरी भी हो जाएं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को सजा भी हो जाए, तो यू हैव टू कंट्रोल योर सेंटिमेंट्स। तो आप लोग कोई ऐसा काम मत करना जिससे बाहर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, क्योंकि ऑन द डे ऑफ जजमेंट ए ह्यूज मोब वाज प्रेजेंट आउटसाइड द कोर्ट। तो मैंने मैडम को कमिटमेंट किया कि हम कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर थे उस टाइम। हाँ, सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर थे जिस दिन जजमेंट अनाउंस होना था। और उस टाइम जजमेंट हुआ तो मैडम ने 15 लोगों को कन्विक्ट किया, जिसमें से 3 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया और 7 लोगों को 5 लोगों को 5-5 साल की सजा की और बाकी 7 लोगों को 2-2 साल की सजा की। हम लोग बड़े मायूस हुए कि इसमें से 82 लोग बरी हो गए हैं। 82 लोगों को उस टाइम बरी कर दिया। 82 लोगों को उस टाइम बरी कर दिया था। और इमीडिएटली हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की और वो जो अपील थी वो चली और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधरन थे, उनकी बेंच थी और उन्होंने बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट दिया और उसमें उन्होंने 33 लोगों को कन्विक्ट किया। 33 लोगों में से 12 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, कुछ लोगों को 10 साल की सजा हुई, कुछ लोगों को 7 साल की सजा हुई, कुछ लोगों को 2-2 साल की सजा हुई। अब इसमें क्या बोलते हैं कि जिन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था वो ही जेल में है, बाकी लोग तो अपनी सजा काट चुके हैं। ठीक है, हालांकि जिन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था, उम्र कैद की सजा हुई थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है और सुप्रीम कोर्ट में उस पर अभी बहस होना बाकी है। तो इस केस में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो कुछ मैं घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा आपको। जी। जिस समय दिल्ली में ट्रायल शुरू हुआ, दिल्ली में ट्रायल शुरू हुआ तो ट्रायल शुरू होने के टाइम पे आरोपी जो थे 103 आरोपी हिसार की सेंट्रल जेल में थे। 103 उन लोगों के लिए वहां पे इस तरह से व्यवस्था की गई थी जेल में जिस तरह से वो बराती हो। सेंट्रल जेल की बात। हाँ, उन लोगों के लिए घर से खाना आता था, उन लोगों के लिए अखबार आता था, टीवी लगाए गए थे, सब सुविधा उनको दी जाती थी। आमतौर पर जेल पे ये सारा नहीं होता काम नहीं। और वो उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस थे, उनके ऊपर मास वायलेंस के चार्जेस थे। तो जज साहब ने मुझसे पूछा दिल्ली रोहिणी कोर्ट में कि इस केस के आरोपी कौन सी जेल में बंद है। मैं जी सेंट्रल जेल में बंद है और उनको तो बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जा रहा है, बड़े अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि उस सरकारी वकील से मैं रोज की रोज इनको दिल्ली से यहां थोड़ी बुलाऊं कि उनको। उसी टाइम उन्होंने स्टेनो को ऑर्डर डिक्टेट कराया कि इमीडिएट सारे आरोपियों को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। जैसे ही वो तिहाड़ जेल में शिफ्ट हुए तो पूरे हरियाणा की जो खापे थी, पंचायतें थी, उन लोगों ने पूरे हरियाणा में उधम मचा दिया। पूरा हरियाणा के रेल मार्ग जाम कर दिए, पूरे हरियाणा के नेशनल हाईवेज जाम कर दिए, स्टेट हाईवेज जाम कर दिए। अगर आप 2011 के अखबार पढ़ोगे जिस टाइम ट्रांसफर किए थे तो आपको पता चलेगा कि सारा हरियाणा जाम कर दिया था। ट्रांसफर हो चुके थे। हाँ, ट्रांसफर हो चुके थे और उनकी जो खाप पंचायती थी वो कैथल में बैठी हुई थी, पता नहीं जींद में बैठी हुई थी, शायद जींद में जींद में बैठी हुई थी। उन्होंने अपना ज्ञापन पत्र तैयार किया। उस ज्ञापन पत्र में तैयार किया उन्होंने कि हमारे 103 आरोपियों को छोड़ा जाए और सोनिया गांधी छोड़ के जाए यहाँ पे। उसके ज्ञापन में था, ज्ञापन पत्र में अल्लाह सोनिया गांधी छोड़ के जाए, सभी आरोपियों के ऊपर से केस वापस लिए जाए। हरियाणा का भाईचारा खराब करने वाले रजत कलसन के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मांग है ना मेरे खिलाफ 2010 से चल रही है कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। सबसे पहले मिर्चपुर में उठी थी ये मांग। आप पे राजद्रोह का केस आप पे हो। राजद्रोह का क्या मतलब होता है आप ये बताइए। बहुत से लोगों पे ये जो किसान तथाकथित किसान आंदोलन वाले पे बहुत से लोगों पर है। देखिए, राजद्रोह का मतलब होता है देश की एकता, अखंडता, संविधान की जो मूल भावना है उसको अगर कोई खंडित करने की कोशिश करता है तो दैट इज कॉल्ड सेडिशन, राजद्रोह।
ठीक है, लेकिन सरकारें इसका यूज कैसे करती हैं? कोई सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है, पुलिस के गलत कार्रवाई के खिलाफ बोलता है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ बोलता है, सरकार की दलित विरोधी नीति के खिलाफ, तो उसको इस सेक्शन में इन्वोक करके उस पे सेक्शन उसको जेल में डाल दिया जाता है। अपने हकों के लिए जो लड़ाई हाँ। करता है, चाहे वो किसान हो या फिर दलित हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, कोई भी एक्टिविस्ट संगठन हो, एक्टिविस्ट हो, उनको उन पे ये केस ठोक के अंदर ठोक दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो थोड़े अल्प ज्ञानी लोग हैं, बुद्धि कम है, जिनको पता नहीं होता, अध कचरे होते हैं, कोई कुछ भी इंजेक्शन लगा दे उस हिसाब से बोलने लगते हैं कि हाँ इसके अलावा राजद्रोह का केस, राजद्रोह की आप डेफिनेशन पढ़ो फिर बोलो कि राजद्रोह क्या है। वो तो राजद्रोह ऐसे कर रहा था जैसे मेरे खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है तो सोनिया गांधी क्यों, क्या वो सोनिया गांधी वाली क्या लाइन थी? वो ये कहते थे कि सोनिया गांधी छोड़ के जाए हमारे लड़कों को। अच्छा। तो उस टाइम राहुल गांधी ने औचक दौरा किया मिर्चपुर का, और मिर्चपुर का औचक दौरा करने के बाद हुड्डा सरकार एक्शन में आई, डरी, क्योंकि मुख्यमंत्री की मुंडी राहुल गांधी के हाथ में थी और हालात ऐसे हो गई थे कि हुड्डा को हटा के कुमारी शैलजा को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हालात ऐसे हो चुके थे, हालात ऐसे हो चुके थे। आनंद फानंद में मिस्टर हुड्डा ने एक कैथल रेस्ट हाउस में मीटिंग बुलाई, खापों के नुमाइंदों को बुलाया गया, पीड़ित जो ये जिनके बंदे अंदर बंद थे उनके परिजनों को बुलाया गया, 20-25 लोगों को बुलाया गया, मीटिंग की और उसने कहा कि अरे डट जाओ यार, बड़ी मुश्किल से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलती है, अब तुम यूं रोड़े करोगे ना, मेरे को चीफ मिनिस्टर से हटा के उस शैलजा को बिठा देंगे। उसके लिए उसने कास्टिस्ट वर्ड भी यूज किया शैलजा के लिए कि उसको बिठा देंगे और फिर देख लीजिए फिर रगड़ा, और ये जांच सीबीआई को चली जाएगी। अभी तो 103 आदमी है, फिर है ना 100-200 आदमी और आ जाओगे। इतना सुनते ही कि हमारा आदमी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटेगा और हो सकता है और भी लोग सीबीआई जांच हो जाए और दूसरे लोग भी और भी जो रह गए उनको भी केस में शामिल कर लें, शैलजा को सीएम बनाया जाए। शैलजा को सीएम बना दे। इतना सुनते ही सब के पर ढीले पड़ गए, बोला ठीक है जी, ठीक है चौधरी साहब, ठीक है हुड्डा साहब, ठीक है, अब अपने घर चले गए सारे। और रोड जाम खोल भी दिए, हाँ खोल दिए, सब खोल दिया था। हाँ जैसे ही लगा कि हमारी बिरादरी का बंदा मुख्यमंत्री से हटेगा उसी टाइम सारे ढीले हो गए। आप इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहे थे, आप मौजूदा अब सरकार, महसूस होता है कि बड़ी ताकतों से लड़ रहे थे। उस टाइम तो मेरे को ज्ञान ही नहीं था, होश ही नहीं था कि किन से लड़ाई हो रही है। मौजूदा सरकार जैसे कि आपने बताया कि फंड है जो सरकार कर रही थी आरोपियों के या वकीलों को, और फिर हुड्डा जो साहब है कैथल में जाकर है जो आरोपियों के पक्ष के लोगों को बुलाकर है जो कह रहे हैं कि शैलजा को, और मुझे पता है कि वो क्या वर्ड कास्ट का यूज किया गया था, मैं वो यहाँ पर नहीं बोलूंगा, तो उसको है जो मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी तो है जो 103 है, फिर है जो बहुत से लोग इसमें है जो पकड़े जाएंगे, तो आप है जो ये खोल दो। तो इतनी बड़ी ताकतों से आप उस टाइम लड़ रहे थे, तो उस टाइम हालात कैसे फेस कर रहे थे सर आप? उस टाइम हालात बहुत खराब थे, बहुत ज्यादा खराब थे, और मेरे साथ उन दिनों बहुत अनहोनी घटनाएं हुई। मेरे पूरे जिस तरह से अभी मेरे साथ एक केस में मेरी गिरफ्तारी हुई, अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो उस समय हमारे समाज के जो वकील थे उन लोगों ने अपील की कि भाई जातिवाद भुला के इस मामले में एक वकीलों को वकील की सहायता करनी चाहिए। वकीलों की कोई जाति नहीं होती, हमारे वकील को गलत तरीके से अपमानित किया गया है तो उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जातिवाद लोगों के दिमाग में इतना इंजेक्ट हो चुका है कि मेरी गिरफ्तारी पे पूरे हांसी हिसार हरियाणा के वकीलों का कास्ट के नाम पे पोलराइजेशन हो गया, और किसी भी वकील की पुलिस मोटरसाइकिल भी रोक ले तो पूरे हरियाणा में हड़ताल हो जाती है वकीलों की। लेकिन मेरे को पुलिस ने अपमानित करके बुरी तरीके से उठाया, मेरे को जाति के आधार पे थानों पे अपमानित किया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन किसी भी बार ने उसमें मामले में हड़ताल नहीं की। ठीक है, तो कास्टिज्म किस तरह से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में भी पैर पसार चुका है, ये लोग आप ध्यान कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, मैं ये भी बोलूंगा, लोगों में चर्चा भी थी ये, मैं तमाम लोगों से मिल रहा था, मैं दिन रात लोगों से मिल रहा था, लोगों को सुन रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग यही कह रहे थे कि रजत के साथ जो हुआ है उसने गलत किया, वो किया, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन
जिस तरह से वकीलों को साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये जातिवादी मानसिकता अपनी दोहरा रहे हैं। लोग ऐसा भी कह रहे थे कि लोगों के अंदर जो जातिवादी जिन का जो लोगों के जहर है हाँ वो बना हुआ है, क्योंकि एक वकील के साथ ये हो रहा है तो तमाम, कुछ दिन बाद हम देख रहे थे किसी को पुलिस ने वो किया तो वो बड़ा रोष प्रदर्शन कर रहे थे, वो तो उससे भी लोग कह रहे थे कि देखो रजत के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए बहुत लोग सड़कों पे थे। जी, बहुत लोग सड़कों हुए थे, बहुत उनका मैं लोग धन्यवाद सड़कों दिया। पे तो थे। मैं मिर्चपुर के बारे में बात कर रहा था, मैं जी। कहा था, मेरे को याद कराओगे आप? वो हुड्डा साहब ने फिर बोला था कि या तो हाँ। फिर तो मैं हाँ ये बता रहा था कि मेरे साथ बहुत सारी अनहोनी घटनाएं हुई। आपके साथ गांव में भी सर, आप एसडीएम के पता नहीं किसने हाँ, आपको बताया था, मैं वहां पर वो आऊंगा। क्या? उससे पहले मैं बताऊंगा कि उससे पहले हमारे हाँसी बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, उन लोगों ने मेरे फादर के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप लोग रजत को बोलो कि ये इस केस से हट जाए। आपके हाँसी बार काउंसिल के लोगों, जो वकील हाँ। या जो प्रधान भी थे उसमें? प्रधान थे। उन्होंने कहा कि उसको कहो कि इस केस से, मिर्चपुर केस से हट जाए, और ये इस केस में समझौता नहीं होने दे रहा है। दोनों पक्ष समझौता करने के लिए तैयार है। और था दूसरा पक्ष जो पीड़ित? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बस एक तरह की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक है। और मेरे फादर ने कहा कि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो जो बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे फादर के साथ हाथापाई की, तो हम लोगों को भी गुस्सा आया। हम लोगों ने भी काउंटर हाथापाई की, और उस हाथापाई में उस वकील साहब के यहाँ पे हल्का सा कट लग गया, और मुझ पर, मेरे बाबूजी पर, मेरे छोटे भाई पर, मेरे 5-6 जूनियर वकील्स पर, मेरे 2 गनमैन थे उन पर, मेरे 2 मामा थे जो रिपोर्टर हैं, वो वहां पर रिपोर्टिंग करने आए थे, उन पर 12-13 लोगों पे दफा 307 हत्या प्रयास के मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और हम लोगों को किसी ने सूचना दी, आप लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप लोगों को ये पकड़ के 1 साल तक बाहर नहीं आने देंगे, पीछे से मिर्चपुर कांड का नुकसान कर देंगे केस का, और आप तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तो हम लोग वहां से निकले, वहां से किसी तरह से हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से निकल के अंडरग्राउंड हुए। हाई कोर्ट से हमको जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद, और जब मैं दोबारा रोहिणी कोर्ट में अपीयर हुआ, तो मैं कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने के 10 मिनट बाद पहुंचा था, और मैं वहां पर कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस, जो हमारी जज थी कामिनी लाऊ, उसके सामने आरोपी पक्ष के वकील अखबारों की प्रतियां लहरा रहे थे, जिसमें ये लिखा हुआ था रजत कलसन के खिलाफ हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज, ये वो। बोला जी देखो, पीड़ित पक्ष का वकील तो ऐसा है, इसके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हो गया, ये है और वो है। इतने में पीछे से मैं आ गया, उन्होंने फिर वो जेब में डाल ली प्रति अपनी। आपकी छवि खराब करना चाह रहे थे? हाँ। तो मैडम ने कहा कि क्या हुआ आपके साथ, तो फिर मैंने मैडम को वही सारी बात बताई जो अभी आपको बताई है। तो मैडम ने भी उस टाइम हरियाणा सरकार को लिखा कि इसको प्रोटेक्शन दी जाए। मेरे जो 2 गनमैन थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, फिर मुझे नए गनमैन दिए गए। ड्यूरिंग ट्रायल मैडम ने कहा कि मैं मिर्चपुर का दौरा करना चाहती हूँ, क्योंकि सीआरपीसी में प्रोविजन है कि जज स्पॉट इंस्पेक्शन कर सकता है, मौका देख सकता है। उसने कहा कि मैं मौका देखूंगी। डे फिक्स किया गया, और डे फिक्स वाले दिन जज साहब हाँसी रेस्ट हाउस आए, और जज साहब के साथ कम से कम 50 वकील आरोपी पक्ष के आए हुए थे। आरोपी पक्ष के 50 वकील जज साहब के साथ आए हुए? हाँ। तो जज साहब ने कहा कि, मेरे को अलग से बुला के कहा कि आपने मेरे साथ रहना है, स्पॉट इंस्पेक्शन कराना है, आपके पास कोई व्हीकल है? इमेजिन नहीं है। तो उसी टाइम जो सरकार के नुमाइंदे, प्रशासन के नुमाइंदे थे, उनको व्हीकल अवेलेबल कराओ। तो मेरे को एक बोलेरो जीप अवेलेबल कराई गई। मैं और मेरे एक साथी थे श्री जी बाबू सर, हमको बोलेरो जीप अवेलेबल कराई गई। तो कम से कम 50 गाड़ियों का काफिला जज साहब के साथ, जिसमें 20-30 गाड़ियां उन वकीलों की थी, पुलिस की 3-4 बस भर के थी, आईजी, एसपी, डीएसपीज, सारे एसएचओज, और मतलब सीआरपीएफ वगैरह, ये सारी की सारी वहां पे मिर्चपुर में पहुंची। और मैं जज साहब के साथ पहुंचा तो मैंने देखा वहां पे हमारा सामना हुआ। जो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग थे वो शांति कमेटी के साथ आए हुए थे। शांति कमेटी का मतलब वही लोग जो थे, और वाल्मीकि कम्युनिटी के जो लोग थे वो लोग थे जो उनके पक्ष में आ चुके थे। और वाल्मीकि कम्युनिटी के उन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के मुझसे बहस कराई जा रही थी। तो
तो वाल्मीकि कम्युनिटी का एक नुमाइंदा बोला, रजत तू हमारा भाईचारा क्यों खराब कर रहा है, हमारे गांव में सब कुछ ठीक ठाक है और क्यों जज साहब को लेके आए यहाँ पे है, हमारा भाईचारा खराब ना कर। इस तरह की बातें करने लगे। तो जज साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा चलते रहो आप, मेरे को दिखाते रहो। अब मैंने भाई घर उनके दिखाने शुरू किए जलते हुए के। तो एक सीआईडी वाला अधिकारी जो था, एक सीआईडी का अधिकारी था, वो मुझसे बकवासबाजी करने लगा जज साहब के सामने कि देखो यहाँ पे माहौल खराब ना करो, यहाँ पे माहौल खराब ना करो, अगर यहाँ पे माहौल खराब हो गया, दंगा भड़क गया तो तू जिम्मेदार होगा। मैं उससे पहले मैं विल यू प्लीज शट अप, लेट मी डू माई वर्क। ठीक है, मैं बीइंग काउंसिल ऑफ कंप्लेनेंट, मैं कोर्ट को असिस्ट कर रहा हूं, मेरे को करने दो। तो मैं जज साहब को दिखाने लगा तो वहां पे धीरे धीरे माहौल खराब करने लगे वो लोग। एसपी जो तत्कालीन एसपी था, उस एसपी ने भी मुझे धमकाना शुरू किया, मुझे धक्के मारने शुरू किए। देखिए हालात देखिए वहां पे। एसपी क्या नाम है? एसपी का नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, एसपी था, एसपी रैंक का अधिकारी था। और उसी टाइम जज साहब के कानों में किसी ने, कुछ पुलिस अधिकारी ने आके बात डाली और देखते ही देखते वहां से विद इन सेकेंड्स सारे ऑफिसर भाग गए अपनी अपनी गाड़ियों में, इंक्लूडिंग जज। वहां से तो धूल उड़ती हुई नजर आई, सीधी गाड़ियों की भागती हुई। अब मैं और मेरा साथी वकील वहां पे अकेले रह गए। हमने देखा हमारी गाड़ी भी नहीं है, धूल छटी। तो हम देखे वो खड़े सारे के सारे शांति कमेटी, उनके आरोपियों के परिजन 100-150 की संख्या में, और वो वाल्मीकि कम्युनिटी के जो लोग जो हॉस्टाइल हो चुके थे वो। अब वो बोला ये इसने सारा भाईचारा खराब कर दिया, इसने सारा गांव का नाश कर दिया, हमारा गांव उजाड़ दिया, वही वाली बात, मिर्चपुर कांड करवा दिया इसने। वो लोग तो ऐसा समझ रहे थे मिर्चपुर कांड मैंने नहीं करवाया, बस्तियों में आप खुद इन्होंने लगाई। ठीक है, अब आरोप मेरे पे लगा रहे थे। अब मैंने कहा श्री जी भाग यहाँ से भाई, जो इनके थे आगे तो मारे गए। वाकई में उस दिन हमारी मॉब लिंचिंग होनी थी और हम वहां से भागे। अब भागते भागते हांसी के एसडीएम साहब की गाड़ी आ रही थी वहां पे। एसडीएम साहब मेरे को जानते थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, गनमैन को कहा फटाफट गाड़ी में चढ़ाओ। हम चलती गाड़ी में भागे और वहां से निकल के किसी तरह से वहां से निकले। अदरवाइज उस दिन अब मॉब लिंचिंग हो जाती है हमारी। तो इस तरह के हालातों में हम लोगों ने मिर्चपुर केस किया और बड़ा मतलब इंडिया की हिस्ट्री में, हरियाणा की हिस्ट्री में बहुत कम इस तरह, हरियाणा की हिस्ट्री में तो पहला केस था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में SC/ST एक्ट में जो है 12 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। और इस केस का असर ये हुआ कि हरियाणा में दलित कम्युनिटी के लोग, हालांकि SC/ST एक्ट 1989 में बन चुका था, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी 2010 तक। लेकिन मिर्चपुर के बाद लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि केस भी रजिस्टर होगा, अरेस्ट भी होंगे और सजा भी होगी। पता ही तब चला कि इस नाम से भी कोई केस है। हाँ। पता ही नहीं था लोगों को। मैंने बहुत से लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग जानते थे, तो उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं था, हमें तो 10-15 साल से पता चला कि ये इस तरह से भी कोई हमारे लिए है, जिससे हम SC/ST है जो ये लगता है भाई, अगर हमें कोई अब्यूज करता है, हमें कोई गाली देता है, हमारी जमीन को कोई हड़पता है, तो ये पता ही नहीं था लोगों को। और अच्छी बात ये हुई कि लोग मेरे से इंस्पायर्ड होकर वकालत के पेशे के प्रति अट्रैक्ट हुए और मेरे से इंस्पायर्ड होकर मेरी कम्युनिटी के जो बच्चे थे, कम से कम 200 से ज्यादा जो लड़के जो है मेरे से इंस्पायर्ड होकर वकील बने। आज भी वो मुझे आते हैं, मेरे को अभिवादन करते हैं कि जी आपकी वजह से हम वकील बने और समाज की लड़ाई। और इसके साथ साथ समाज में एक एक्टिविस्ट ग्रुप भी पैदा हुआ, जो आप देख रहे हो ना, जगह जगह एक्टिविस्ट। मिला हूं मैं, जो आपकी तारीफ कर रहे थे, मैं उनसे भी मिला हूं और मैं उनसे मिला हूं जो आपको कोसते हैं। हाँ, एक्टिविस्ट बने। ये कोसने वोसने वाली तो चलो बाद की बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिविस्ट भी पैदा हुए, लॉयर्स भी पैदा हुए। अब हरियाणा में एट्रोसिटी के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक वर्ग पैदा हो गया है। और उस टाइम मीडिया ने इस मामले में हम लोगों को बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। मीडिया ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। प्रिंट मीडिया था उस टाइम, प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छा लिखा हमारे बारे में, पॉजिटिव लिखा हमारे बारे में। नेशनल मीडिया, विदेशी मीडिया ने हमारे बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, विदेशों में चली वो एक मैंने सुना था सर, वो एक विदेशी पत्रकार आई थी और उनको भी जो उसको भी मतलब मैनिपुलेट करने की, वो क्या बात किया था सर? क्या नाम था उनका? इसी केस में आई थी वो। देखिए मिर्चपुर केस में जब लोग यहाँ पर
टावर फार्म हाउस पे रुके हुए थे, तब ब्रिटेन से 2 प्रेस रिपोर्टर आए थे। एक इंडिया मूल की प्रेस रिपोर्टर थी जिली जिलना, और एक जिमी नाम से कुछ शायद ऐसा नाम था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका पूरा क्या नाम था। वो लोग यहाँ पे आए थे और वो मेरे से मिले। उन्होंने कहा कि हम मिर्चपुर के विक्टिम्स से मिलना चाहते हैं। अब विक्टिम्स जो थे वो तवर फार्म हाउस पे थे, मैं उनको तवर फार्म हाउस पे ले गया किसी तरह से। तब तक वो दिल्ली नहीं गए थे, वो बैगर होम में नहीं गए थे तब तक? नहीं, बैगर जोन में तो गए नहीं थे वो, बैगर जोन में जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। ये मिर्चपुर केस कंक्लूड होने के बाद की बातें हैं। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे साथ तवर फार्म हाउस पे चले गए, और लोकल मीडिया को किस तरह पता चल गया कि बाहर से लोग आए हुए हैं, तो सभी अखबारों के नुमाइंदे जो थे, और जो उस टाइम यूट्यूब चैनल नहीं होते थे, नहीं। उस टाइम ये दूसरे चैनल होते थे, ये खबर अभी तक इस टाइप के जो टीवी पे चलते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, प्रिंट मीडिया, वो वहां पर आ गए। उन लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, मेरा इंटरव्यू किया। तो उस इंग्लिश रिपोर्टर से ये पूछा उन्होंने कि आप यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा। तो उस इंग्लिश रिपोर्टर ने ये कहा कि मुझे यहाँ पे ऐसा लगा जैसे मैं किसी रिफ्यूजी कैंप में आया हुआ हूँ। रिफ्यूजी कैंप का मतलब जहाँ पे किसी देश से उजाड़े हुए लोग किसी जगह कर, जिनके साथ जेनोसाइड हुआ ना, इस तरह से हम मेरे को लग रहा है। तो वो खबर नेशनल मीडिया तक में छपी कि इंग्लिश जो थे रिपोर्टर्स, उन्होंने ये कहा है कि मिर्चपुर पीड़ित की हालत रिफ्यूजीज जैसी है। तो उन्होंने क्या किया, जो हरियाणा सरकार थी, हरियाणा सरकार ने जहां पर वो होटल में ठहरे हुए थे उस होटल में रेड की, उनके पासपोर्ट जो थे पासपोर्ट लिए, और उनके पासपोर्ट नंबर वगैरह नोट करके, और उनको उनके बारे में जो एसपी होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो एक फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के तौर पे डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, ठीक है। उस एसपी ने उनके बारे में नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भेज दी। क्या थी वो रिपोर्ट? और मेरे बारे में भी रिपोर्ट बना के भेजी, मेरे पासपोर्ट पे भी। और वो लोग उस टाइम तो इंग्लैंड वापस चले गए, लेकिन जब दोबारा इंग्लैंड से इंडिया वापस आए वो, तो उनको इंडिया इमिग्रेशन डेस्क पे रोक दिया गया और वहां से डिपोर्ट कर दिया गया कि आपको है ना 10 सालों के लिए इंडिया में घुसने से रोक लगा दिया, बैन कर दिया उनको बैन कर दिया 10 सालों के लिए। इसी केस, केवल इसी के लिए हरियाणा सरकार ने, कि मिर्चपुर पीड़ितों की हालत को तुमने रिफ्यूजियों से तुलना कैसे की। उन्होंने तो सच्चाई बताई थी, उन्होंने सच्चाई बताई थी जो की थी, और वो आज भी ऐसी है सर। हाँ, आज भी अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके, और रो रहे हैं। और मेरे को एक बार किसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए विदेश जाना था, यूरोप के किसी कंट्री में जाना था, और जब मैं वहां पे गया तो मैंने जैसे अपना पासपोर्ट स्वैप कराया, तो मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े इमिग्रेशन ऑफिसर आ गए, और मुझे भी उन लोगों ने 3-4 घंटे तक इंटेरोगेट किया, और मेरे उसमें भी रिपोर्ट बनाई हुई थी। और जब मैंने उनको कहा कि अगर आप लोग मुझे जाने से रोकोगे तो मैं आप लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करूंगा, किस तरह से दलित एक्टिविस्ट को तुम लोग हरास करने का काम कर रहे हो, तब उन्होंने मुझे जाने दिया। और तब से ही, मतलब मिर्चपुर कांड से ही हरियाणा सरकार मेरे फोन कॉल सुन रही है, मेरा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही है, मेरा फोन इन्होंने क्लोन कर रखा है। मतलब मैं फोन में जो भी एक्टिविटी होती है सरकार को पता चलता है। लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप पे चैट करना सुरक्षित है, व्हाट्सएप पे कॉल करना सुरक्षित है, लेकिन जिन लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है वो लोग ध्यान से सुन ले, खासतौर पे एक्टिविज्म करने वाले पॉलिटिकल लोग, आप लोग जिन लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, सबके फोन पुलिस ने क्लोन कर रखे हैं। सारे लोगों के फोनों को पुलिस देखती है कि आपकी एक्टिविटीज वो क्या। जिन लोगों के पास आईफोन है वो बचे हुए हैं अभी तक लोग। तो भाई व्हाट्सएप एंड्रॉइड फोन के भरोसे समाज सेवा करने की ना सोचें। अभी भी आपका फोन ट्रेस पे होगा? मेरा फोन ट्रेस पे है पूरा क्लोन होगा। बेशक मैंने आईफोन ले लिया हो, लेकिन जो सिम है, सिम को तो ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं और गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। हालांकि बीएनएस में सख्त कानून बना दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये एसपीज को पावर दे दी है कि अपने लेवल पे कॉल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। मेरी कॉल सुन रहे हैं तो मेरा फोन भी अगर कोई आराम से हो जाएगा। आपका कॉल आराम से, आपका कॉल अगर आपको किसी केस में पुलिस ने नोटिस दिया हुआ है तो आपका फोन क्लोन हो चुका है, पुलिस आपके फोन को देख रही है, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपकी कोई निजी बातचीत है वो भी पुलिस के रेंज में है जी। अरे सर, आपके साथ एक वाक्य और हुआ था, आप सिरसा में आप पे जो हमला हुआ था वो कैसे क्या हुआ था? और वो क्या टाइम वो था सर? 2014 का वाक़या था।
14? 2014 का वाक़ा था वो। और मैं किसी मैरिज में गया हुआ था और वहां पर मैं फोन पे बात कर रहा था, तभी 3-4 अननोन लोग आते हैं और मुझे टेंट से बाहर बुलाते हैं जय भीम करके, ठीक है। और मैं नहीं जानता था कौन लोग हैं वो। बाहर जाते ही मेरे सिर में जो है कापा हथियार होता है, शार्प वेपन, वो मेरे सिर में मारते हैं और मार के भाग जाते हैं। मैं सिर पकड़ के आके, और इतना तेज चोट था, मैं अंदर मंडप में घुस के मैं नीचे गिर जाता हूँ, ठीक है। इमीडिएटली मेरे को हॉस्पिटलाइज करा जाता है, 12 टाके सिर में मेरे आते हैं। और उस मामले में पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। क्यों? किसी दलित की एफआईआर दर्ज करना, मतलब इन लोगों को बड़ा वो फील होता है कि यार इनकी वो करें, ठीक है। सर आप तो वकील हो और आपका तो जो पूरा परिवार है भाई वो साहब, जज वकील से भरा पड़ा है। भाई अगर आप वकील हो, परंतु एससी कम्युनिटी से कोई आपको वकील नहीं मानता, इतना डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है। और बाई चांस उस टाइम एससी कमीशन के जो डायरेक्टर थे राजकुमार चन्ना, मेरे मित्र थे, उनको इमीडिएट मैंने फोटोज और अपनी कंप्लेंट भेजी। उन्होंने एसपी से बात की, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। वो पकड़े फिर कौन थे? पकड़े गए थे, पकड़े गए थे। कौन निकले वो? कौन? प्रोफेशनल बदमाश थे। प्रोफेशनल? हाँ जी। पता चला क्या किसने जो इम्प्लीमेंट किया था? यही थे, क्या मकसद क्या था? यही मकसद था सारा मिर्चपुर वाला। कि मिर्चपुर वालों को आपने जो हाँ। सजा दिलवाई है, इसमें जो आप पैरवी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? सारा वही था। तो इस तरह के तो बहुत सारे वाकये हुए हैं, ठीक है। तो किसी केस को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए बड़े स्ट्रगल करने पड़ते हैं। इतने स्ट्रगल पीड़ित को नहीं करने पड़ते जितने उनके वकील को करने पड़ते हैं, ठीक है। हमारे जो वकील हैं, ठीक है, अब तो माहौल ठीक हो गया, लेकिन पहले जो वकील होते थे वो केवल केस लेते थे, और है ना, सभी के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर वकील इस तरह के थे कि केस को ना कॉम्प्रोमाइज करा के और निपटा देने वाली उनकी मेंटेलिटी होती हमने थी। खुद देखे हैं सर, वो ठीक है जी। हमने देखे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि SC/ST एक्ट आपकी एकमात्र प्रोटेक्शन है। मिर्चपुर जैसे इतने बड़े केस में जहां पर पूरा सिस्टम आरोपियों के साथ था, SC/ST एक्ट को आपके वकील ने ठीक तरह से लागू होने में केवल आपकी मदद की है, ठीक है। और अंजाम ये है कि आज आरोपी जेल में है। अच्छा सर, मैं इसमें ऐसा तो नहीं है सर कि घुन भी पीस गया हो इसमें? नहीं, बहुत सारा गुण बच गया भाई साहब, कम से कम 500 लोग बच गए इसमें। वो थे सीमेंट की? कम से कम 1500 लोग हमलावर थे। मैं सोच रहा हूँ कहीं इसमें ना कोई बेचारा नहीं 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 नहीं, एक भी खड़ा लड़ाई में खड़ा हुआ जो साइड में देख रहा उसको वो भी नहीं 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 नहीं, इसमें तो बहुत सारे लोग बच गए हैं। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं वो लोग कि ये रजत ने करवाया है, रजत ने निर्दोष हो? बल्कि हाँ, परसों जो वो भाई साहब, जिस केस में जब तक पुलिस ने गवाहों के बयान लिखे तब तक रजत कलसन पिक्चर में नहीं था। पिक्चर में ही नहीं था। और आप तो गए भी काफी दिन बाद थे गाँव के अंदर, आपने जैसा कि बताया। इन लोगों को है ना ये मेंटेलिटी सुधारनी पड़ेगी। पहले गलती करो, अपराध करो, फिर अपराध, खुद के अपराध को सामने वाले पक्ष के वकील के ऊपर फोड़ दो कि भाई इसने कराया है कांड। केवल इसलिए कहते हैं कि वो उनको समझौता नहीं होने दे रहा है, और समझौता मैं इसलिए नहीं होने देता, कानून नहीं कहता समझौता होने देने के लिए। कानून कहता है समझौता होना भी नहीं चाहिए। कानून कहता है समझौता नहीं होना चाहिए, इस केस को लास्ट मोमेंट तक पहुंचना चाहिए। तो मैं तो केवल कानून का सिपाही हूँ, संविधान का सिपाही हूँ, बाबा साहब का सिपाही हूँ, समाज का सिपाही हूँ। अगर और सिपाही को गोली लग जाए तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लग जाएगी तो कोई नहीं है। किसी टीबी से मरने से अच्छा है, एड से मरने से अच्छा है, एक्सीडेंट से मरने से अच्छा है। तो मेरे को समाज के लिए गोली लग जाए तो आई विल बी ग्रेटफुल। बहुत से लोग कह रहे हैं आपको कभी भी गोली लग सकती है, खुद तो हमारे पास फोन आ रहे हैं आपको मारने के लिए। जितने मेरे प्रकृति ने सांस लिखे हैं उतने तो मैं लूंगा, वो मेरे से कोई सांस नहीं छीन सकता। बच्चे भी हैं, बीवी भी है, परिवार भी है, सब बच्चे भी हैं, बीवी भी है, परिवार भी है, ठीक है। हर जो भी इस धरती पे आया है, ठीक है, अपना उसका एक उसकी एक बुक लिखी गई है, वो जितनी लिखी गई है वो सारे काम करके जाएगा, ठीक है। आपको बहुत बड़े बड़े थ्रेट हम तो सुन रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो लोग। भाटला गांव की भाईचारा कमेटी, मिर्चपुर के जो लोग हैं अंदर बैठ के भी वो साजिश रच रहे हैं, और भी बहुत सारे जैसे सिसाए गांव हो गया, और भी बहुत सारे गांव के लोग हैं। मेरे को ये सूचना मिली थी
इन लोगों ने मनी कलेक्शन करके सोनीपत के प्रोफेशनल शार्प शूटर्स को पैसे दिए और मेरी रेकी की जा रही है। ठीक है, किसी टाइम भी मेरे ऊपर फायरिंग हो सकती है, जानलेवा हमला हो सकता है और मेरी हत्या की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो भाई मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है। इन लोगों से मैं सालों से गुहार लगा रहा हूं कि मेरी सुरक्षा करो। अगर नहीं करते हैं, अगर ये चाहते हैं कि इसको गोली लगनी चाहिए, तो जब तक मेरे को प्रकृति बचा रही है तब तक बचा हुआ हूं। ठीक है, जब सरकार ठान ले कि इसको मारना है तो फिर उसको कौन रोक सकता है। तो इस तरह का आप डर खौफ नहीं मानते हैं? भाई साहब देखो, डर खौफ अब ऐसा तो है नहीं कि इन बातों से डर के मैं घर में बैठ जाऊं। मेरे को काम भी करना है, लोगों की पैरवी करनी है, अपने बच्चे भी पालने, इनको पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, सारे काम करूंगा। जब तक सांस चल रही है तब तक मैं घूमता फिरता रहूंगा। मैं कहीं दुबक के तो बैठने से। अच्छा सर, अब जैसे कि आपने इसमें कितने लोगों को सजा हुई है अभी तक इसमें फिलहाल मिर्चपुर में? मिर्चपुर में 33 लोगों को सजा हुई है। 33 लोगों को? हाँ, 33 लोगों को सजा हुई है। और हाँ सॉरी, 33 लोगों को नहीं, इसमें 33 लोगों को तो एक सजा हुई है और एक केस इसका जुनाइल कोर्ट में चला था, जो बच्चों की कोर्ट होती है हिसार में। उसमें भी 3 बच्चों को सजा हुई थी, 3-3 साल की, मर्डर के आरोप में। क्योंकि मर्डर के आरोप में भी जुनाइल कोर्ट को मैक्सिमम 3 साल की सजा करने की पावर है, तो उनको भी मर्डर के आरोप में 3 साल की सजा हुई थी। तो 36 लोगों को इस मामले में सजा हुई है। सर, हमने पूरी बात करी है मिर्चपुर कांड पे, क्या क्या हुआ है, किस तरह से आपने पैरवी करी है, क्या क्या आपको सामना करना पड़ा। अभी तक वो बात नहीं सामने है कि हुआ क्यों था ये, क्या क्या किस बात को लेकर हुआ था सर? वो क्या थी वो बात ये थी, भाईचारा खराब कर दिया। इस तरह का वो आग क्यों लगी, क्या लड़ाई हुई? हमने सुना कुत्ते के ऊपर कुछ लड़ाई थी, वो क्या मैटर था वो आपने देखिए, बताया? पेटवाड़ गांव का एक युवक जो मिर्चपुर का दामाद था, वो आया हुआ था। तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिर्चपुर में घूम रहा था। वो शराब के नशे में थे और वो लोग जब मिर्चपुर की बस्ती से, दलित बस्ती से गुजरे तो एक कुत्ता उन पे भौंक पड़ा। उन्होंने उसको पत्थर मारा। वो पत्थर वाल्मीकि कम्युनिटी के करण सिंह के घर के अंदर चला गया और वो पत्थर कुत्ते का न लग के उसके बच्चे को लग गया। तो उन्होंने उसको उलाना दिया कि भाई पत्थर देख के मार ले यार, हमारे घर में घुस के हमें लग गया है। तो इस बात से उनकी ईगो हर्ट हो गई कि तुमने बटेऊ का अपमान कर दिया। और उनको कहा गया फैमिली को कि माफी मांगो, और वो बेचारे माफी मांगने भी चले गए, 2-3 बुजुर्ग आदमी। और जब वो माफी मांगने गए तो उनको पीटा गया बुरी तरह। 19 तारीख को बुरी तरह पीटा गया और पीटने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए नारनौल के। और कानून की प्रक्रिया के मुताबिक पुलिस ने उनके बयान लिए और एफआईआर दर्ज कर दी। अब उनको ये हो गया कि एक तो बटेऊ का अपमान कर दिया, ऊपर से हमने पीटा, इन्होंने पर्चा क्यों दर्ज करा दिया। गांव का भाईचारा खराब हो गया। अब गांव का भाईचारा खराब हो गया तो उन्होंने 20 तारीख को फिर पंचायत की। पंचायत में फिर कॉन्स्पिरेसी रची गई कि इनको अकल लगानी पड़ेगी, इनकी गर्दन ज्यादा उठ गई है। 20 तारीख को पंचायत की, 21 तारीख को गांव में आग लगा दी। ये मसला था। पंचायत में क्या फैसला हुआ? पंचायत में फैसला यही हुआ था कि कर दो आगजनी। पंचायत में वो थे जिनके कुत्ता था और जिनको नहीं, उनको नहीं, ये केवल केवल इनकी ही कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग पंचायत। इसी तरह भाटला में हुआ था। भाटला में भी एफआईआर दर्ज करा दी थी। उन्होंने कहा समझौता करो, भाईचारा खराब ना करो। उन्होंने कहा कि हम समझौता नहीं करते तो सोशल बॉयकॉट कर दिया। अब इसमें एक शख्स का मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जाटों ने नहीं किया, चमारों ने उनका जो बॉयकॉट किया है, बहिष्कार किया है। और वही 3 दिन पहले अभी ये मनीषा वाला मामला डिगा, तो वो कह भी रहा है कि निर्दोषों को जो मिर्चपुर में जो सजा नहीं मिली है और जो दोषी थे उनको सजा मिली है। दोषी उन्होंने मान तो लिया, दोषी तो मान लिया उन्होंने। ये इस तरह के लोग जो हैं, जो इस तरह के लोग माहौल खराब करने वाले हैं। इस तरह के 5-10 लोग हैं हरियाणा में, जिन्होंने आरक्षण के नाम पे हरियाणा में जो भी घटनाएं हुई, मिर्चपुर के में जो घटनाएं हुई, ठीक है, और भी बीच में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये लोग सबसे अग्रणी रहते हैं और इन लोगों के नीचे कोई जमीन नहीं है।
ठीक है, कभी ये पुलिस के पक्ष में आ जाते हैं, कभी पुलिस के विरोध में आ जाते हैं। अभी हिसार मामले में पक्ष में हाँ, थे। हाँ। और ज्यादातर मामलों में इनका काम केवल एक ही काम है इनका, कि जहां पर दलितों के साथ एट्रोसिटी हो, वहां जाकर किसी तरह मामले को डिफ्यूज किया जाए, दलितों के मामले को झूठा बताया जाए, दलितों के मामले को बदनाम किया जा सके, दलितों के नुमाइंदों को बदनाम किया जा सके। इनकी टैक्टिक्स केवल यही है। वैसे भाईचारे का राग अलापेंगे, लेकिन अंदर इनके इतना जहर है कि ये लोग, इन लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो ये अपने नाम से अलग देश बसाने की बात कर लें, अगर संविधान की लगाम ना हो इन लोगों के ऊपर। अच्छा, अभी क्या हालात है सर उनके, जो मिर्चपुर वाले हैं? अभी हमने वीडियो देखे हैं, वो एक्चुअल हालात यही है? मिर्चपुर में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी। पिटीशन में गिरफ्तारी के आदेश दिए गए, इन लोगों के रिहेबिलिटेशन के आदेश दिए गए। रिहेबिलिटेशन का मतलब इन लोगों को सुरक्षा दी जाए, इन लोगों को राशन पानी दिया जाए, इन लोगों को रहने के लिए जगह दी जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की थी, एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और हिसार के सेशन जज की 2 सदस्यों की कमेटी थी। उस कमेटी में हम लोगों से भी कमेटी ने बातचीत की थी, हमसे भी रिकमेंडेशन मांगी थी। तो उस कमेटी को हम लोगों ने बताया था कि किस किस तरह की रिक्वायरमेंट है। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी सुप्रीम कोर्ट को कि हरियाणा सरकार को आदेश दिए जाए कि इनके लिए टाउनशिप बनाई जाए, टाउनशिप बनाई जाए, इनको मकान बना के दिए जाए। मकान, उस टाउनशिप में हॉस्पिटल हो, पुलिस चौकी हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, और हर तरह की सुविधाएं उस टाउनशिप में होना चाहिए। ठीक है, शहर के नजदीक होना चाहिए। इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे इनके बनाए जाए। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर हरियाणा सरकार को इन लोगों को जमीनें अलॉट करनी पड़ी। ठीक है, अब हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं वो बेशक इस बात का श्रेय लेते रहे, लेकिन सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है। लेकिन लोग इतने ज्यादा गरीबी के हालात में है, मिर्चपुर वाले, हमने देखे अभी वीडियोस, इतने ज्यादा गरीबी के हालात में, उन प्लाटों पे उन पर 4 दीवारी बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हम लोग 36 बार प्रदर्शन कर चुके हैं कि इन लोगों को ना कम से कम 2-2 लाख रुपए के लोन दे दो, इनके ऊपर प्लाटों के ऊपर छत तो चाहिए रहने के लिए। आपने किए पैसे? तो बहुत सारे हमने प्रदर्शन किए हैं, बहुत सारे प्रदर्शन किए। इन लोगों को कम से कम लोन दे दो, भैंस के नाम पे दे दो, ताकि इनका रोजगार का साधन हो उसके। आप लोगों को बताऊं, मिर्चपुर के लोगों को आसपास के गांव के लोग मजदूरी भी नहीं देते। अभी जो गांव में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, और जो डंडूर में रह रहे हैं उनको भी नहीं देते। जो डंडूर में, हाँ, उनको ये पता चलता है ना कि मिर्चपुर के उनको कोई काम नहीं देता। अच्छा जी। हाँ, इतने बुरे हालात है, उनको अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रखा है। तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं वहां पे, उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और सरकार इनके नाम पे, इस बार इस सरकार ने उनके नाम, मिर्चपुर के नाम पे वोट मांगे थे। तो वो जगह भी कह रहे हैं, वो तो किस्त भर रहे हैं उस जगह, जो जगह प्लॉट दी है। हाँ, उसकी किस्त भी जारी है। और पीड़ितों ने मुझे बताया कि जो गांव में उनके मकान थे, उन मकानों को भी सरकार ने एक्वायर कर लिया, और उसका पैसा उनको दिया। भाई, तुमको ये मकान हम ले लेंगे, तुमको शहर में प्लाट दे देंगे। अच्छा, ऐसे मांडवली की? हाँ, मांडवली की। अच्छा, कितने घर थे सर वो जिनमें आग लगी थी? करीबन 50 घर थे। 50 घर थे। और अभी जो ये ढंढूर रह रहे हैं, ये देखो, कम से करीबन 300 परिवार थे। 50 एक परिवार गांव में रह गए थे, 250 एक परिवार गांव छोड़ गए थे। करीबन 210-15 लोगों को प्लॉट्स मिले हैं, और उनकी गांव में जितनी जगह थी उस हिसाब से उनको प्लॉट दिए गए हैं। किसी को 200 गज का, किसी को 100 गज का, किसी को 55 गज का, इस तरह से उन लोगों को प्लॉट दिए गए हैं। लेकिन वो बेचारे, आप जाके देखोगे, आपको विजिट करना चाहिए वहां पे, देखोगे कि इन लोगों के पास तो बेचारों के पास छत भी नहीं है। बारिश में अजगर निकलते हैं वहां पे, सांप भी नहीं। वीडियो में कह रहे थे वो अभी कि वो एक सांप तो मैं मार के आया था। अच्छा, हाँ। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट रजत कंसल, और मिर्चपुर मामले, जो मिर्चपुर कांड है, उसको लेकर जो भी हुआ था वो सारा का सारा आपके सामने है। और ये आना भी चाहिए, आपको देखना भी चाहिए कि एक्चुअल में आपके हरियाणा के अंदर दलितों के साथ क्या हुआ था। आप सपोज कीजिएगा आपके चारों तरफ आग है, और उस आग के घेरे में आप हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं। किस तरह का डर, किस तरह का खौफ आपके अंदर होगा, और आप जल रहे होंगे उस टाइम, क्योंकि इसमें एक किस तरह की पीड़ा को उन्होंने सहकर अपनी जान है जो
और राग से जला हुआ इंसान किस तरह से तड़पा होगा। तो ये ऐसे दृश्य हमारे, ऐसे कांड है जो हमारे हरियाणा के अंदर हुए हैं, तो ये आप लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। मुझे पता है अलग अलग तरह के लोग इसमें कमेंट करेंगे, मैं उनकी परवाह भी नहीं करता हूँ, लेकिन आप भी कमेंट कीजिएगा जो जो इंसानियत के दायरे में आकर इंसानियत की बात सोचते हैं, इंसानियत की बात है जो रखते हैं। तो आपको भी है जो कमेंट करने हैं, आपको वीडियो शेयर भी जरूर करनी है। और तमाम जितने भी है जो इसमें आपको लगा है कोई और क्वेश्चन, आपको वो क्वेश्चन भी है जो जरूर अपने कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तो हरियाणा डेली पोस्ट के साथ मैं ग्रोवर नरवाना, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत से ऐसे एट्रोसिटी हैं, ऐसे बहुत से ऐसे जो कांड है हरियाणा के अंदर हुए हैं, मैं उन तक पहुंचने की भी पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार।